हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, ये 50 क्लासेस का एक कोर्स है। इसमें आपको एकदम बेसिक लेवल से लेके इंग्लिश सिखाई जाएगी। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, मान लीजिए कोई इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ अगर आपको ABCD भी आती है तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और अगर आप ये पूरा कोर्स अटेंड करेंगे तो आप इंग्लिश में जीरो से हीरो बन सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी हो इंग्लिश, अगर हमें इंग्लिश सीखनी तो हमें इंग्लिश डिफिकल्ट क्यों लगती है, हमें क्यों लगता है इंग्लिश सीखना कठिन क्यों लगता है। या अगर कोई मान लीजिए अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो अंग्रेजी किसी देश में पैदा हुआ जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश इतना टफ नहीं है, वो इंग्लिश आसानी से बोल लेता है। उसके लिए हिंदी बोलना टफ है, वो हिंदी क्यों आसानी से नहीं बोल पाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बचपन से जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, जो भी भाषा हम सीखते हैं, तो हमारी जो सोचने की, समझने की जो शक्ति डेवलप होती है, जो पावर हमारे अंदर होती है, जिस भाषा में हमारे अंदर विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो हमारी मदर टंग होती है। ठीक है, जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं बचपन से, तो हमारे अंदर जो भी थॉट्स आएंगे, जो भी विचार आएंगे, वो किस में होंगे? हिंदी में होंगे। तो हम उसको बदल नहीं सकते आसानी से। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो हमारे अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो जिस भी भाषा में आ रहे हैं, हमें उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हमें इंग्लिश बोलनी है लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे मन में विचार तो हिंदी में ही आएंगे, लेकिन हमें उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम उस ट्रांसलेशन को सीख जाते हैं तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हम कुछ भी सोचेंगे तो हम उसको किस में ट्रांसलेट कर देंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो हम आज वही सीखेंगे, हम इस पूरे कोर्स में वही सीखेंगे कैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कोई भी अगर सेंटेंस है, मान लीजिए हम कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास से हम टेंसेस पढ़ेंगे, तो उसमें अगर आप टेंस अगर आपको आते हैं तो आप 50 से 60% जो हिंदी के सेंटेंसेस है उसको इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो जो हिंदी के सेंटेंस है, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि राम क्रिकेट खेल सकता है। ठीक है, ये एक हिंदी का सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल सकता है। तो इस पूरे सेंटेंस में हमें अगर इसको हमें इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है, तो किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में लगती है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आती है वर्ब, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब उस वाक्य में जो करता है, करता है मतलब जो काम कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसमें जो भी काम कर रहा है उस वाक्य में, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल सकता है, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब भी हम कोई भी अगर हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना पड़ेगा? सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब क्रिया। ठीक है, क्रिया मतलब जो काम किया जा रहा है। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल सकता है, इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है खेलना। ठीक है, क्या हो रही है? क्रिया खेलना हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो बचा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बच गया? देखिए, राम तो हो गया सब्जेक्ट, क्रिया हो गई खेलना, तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट क्या बचा? क्रिकेट। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्रिकेट हुआ। ठीक है, अब आता है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग टेंसेस में अलग अलग होती है, जो हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, हम 12 प्रकार के टेंस पढ़ेंगे जो हम कल से शुरू करेंगे। आज हम इसमें देखते हैं, देखिए ये जो सेंटेंस है जिसमें लास्ट में आ रहा है सकता है, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है या सकते हैं आते हैं, जैसे लिखा है राम क्रिकेट खेल सकता है, अगर होता राधा क्रिकेट खेल सकती है, या ये होता है कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी वाक्य के आखिरी में सकता है, सकती है या सकते हैं आते हैं, तो हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करते हैं कैन, CAN।
जब भी किसी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिनके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है राम क्रिकेट खेल सकता है, इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? राम। ठीक है, तो राम, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? कैन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब क्या है? प्ले, खेलना। ठीक है, राम कैन प्ले, लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से हमने हिंदी का जो वाक्य था उसको किसमें बदल दिया? इंग्लिश में बदल दिया। अब देखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है, हिंदी में उसे कहते हैं एक वचन। एक वचन मतलब अगर एक व्यक्ति है या एक ही कोई करता है तो उसको कहते हैं सिंगुलर। जैसे राम अकेला है तो राम क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा मतलब दो हैं, तीन हैं, तो उसको कहते हैं प्लूरल। हिंदी में उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है, एक से ज्यादा है, बहुवचन मतलब बहु मतलब बहुत, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो बहुवचन प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अगर एक से ज्यादा है तो उसको कहते हैं प्लूरल, और अगर एक ही है तो उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर। ठीक है, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे सेंटेंस होता है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो मतलब दे होता है, वो का मतलब। ठीक है, वो मतलब होता है दे, तो दे कैन, वो क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो क्या होगा? वो मतलब दे कैन, हेल्पिंग वर्ब आ गया कैन, खेलना मतलब प्ले, और क्रिकेट मतलब क्रिकेट। दे कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो जो एक वचन वाले सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट और नेम, किसी का नाम। ठीक है, ही, शी, इट और नेम, ये कौन से सब्जेक्ट हुए? सिंगुलर वाले सब्जेक्ट। ठीक है, और प्लूरल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई मतलब मैं। वैसे आई, मैं तो अकेला होता है, बट अंग्रेज इसको बहुवचन मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, तो अब अंग्रेजी भाषा है, हमें उनसे ही सीखनी है, जैसा वो बताते हैं, जैसे उनकी भाषा है तो हमें वैसे ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई को क्या माना जाता है? इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है। तो आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप, और दे मतलब वो या दे। ठीक है, ही मतलब वह, ही का मतलब होता है सिंगुलर में ही होता है, ही मतलब वह, ये मेल के लिए यूज होता है, लड़के के लिए यूज होता है, आदमी के लिए यूज होता है। ठीक है, वैसे शी होता है, शी लड़की के लिए या स्त्री के लिए यूज होता है, और होता है ही, शी, इट किसी वस्तु या जानवर के लिए यूज होता है, और नेम किसी का नाम हो, जैसे राम। तो ये क्या हुए? सिंगुलर सब्जेक्ट हुए। ही, शी, इट हुए सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई, वी, यू, दे क्या हुए? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी। इसमें हमने क्या सीखा कि कैसे हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो फॉर्मूला जो हमने सीखा आज, कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसी तरीके से यही फॉर्मूला हम ऑलमोस्ट सब जगह यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नहीं तो बाकी के जो टेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब हम अलग अलग प्रकार की यूज करेंगे, और हिंदी के जो वाक्य हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के लिए आप बने रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी मैं यहाँ पे जो अभी हमने कैन वाला पढ़ा, उस पे मैं आपको स्क्रीन पे 5 सेंटेंस दिखेंगे, तो आपको कमेंट में उन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डालना है। ठीक है, फिर मैं अगर उसमें कुछ गलत होगा तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा। थैंक यू।